in the cooperative sector, we are all governed by the MCS Act rules and the bylaws of the cooperative societies. जितना भी कार्य होता है हाउसिंग सोसाइटी में वो सारा इस MCS एक्ट रूल्स और बायलॉज के तहत ही होता है. बहुत सारे सालों से हम इसी को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन भी हमने फेस किए हैं. वो इस वजह से फेस किए क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी तक दिखाया है कि कोऑपरेटिव्स मतलब देयर आर सो मेनी कोऑपरेटिव्स इन सोसाइटीज इन दैट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड दे आर ऑल कवर्ड अंडर द MCS एक्ट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट मतलब सोसायटीचे कायद्यामध्ये लागू होत नाहीत आपल्याला हाऊसिंगला. ॲट द सेम टाइम वी हॅव टू स्टिल फॉलो इट. सो every time there is an amendment, there is a separate amendment, there is a new amendment, something or the other keeps on happening because the housing sector is growing tremendously, and of course any sector that grows you can understand lot of problems come in, lot of new issues crop up, lot of queries come up. So we in the cooperative sector are facing a lot of problem trying to make people understand exactly how they should use this act. So today there is a very good news that there is some change which has taken place in the Cooperative Societies Act, where there is an amendment which has been carried out known as Maharashtra Cooperative Societies Amendment Act 2019. I am going to talk on that 154 section, which is a very very important section for you and me, both of us. ये सेक्शन को आप थोड़ा समझ लीजिए. एक सिंपल चीज आपको मैं बता रहा हूं इसमें. जैसे आप सबको पता होगा कि रिकवरी इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 101. मैंने एनीबडी हुज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर उसको आप पूछोगे रिकवरी फट से बोलते हैं सेक्शन 101. बहुत सिंपल है. उस सेक्शन के प्रोविजंस को वैसे ही रखा हुआ है, सिर्फ उसका नंबर चेंज किया गया है. ठीक है. तो अभी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिकवरी फॉर एग्जांपल वी कैनॉट मेंशन सेक्शन 101. वी नीड टू मेंशन सेक्शन 154B29. इट इज समथिंग लाइक दैट. सो ये 154 सेक्शन क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे. The Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 governs all the cooperative societies having different objects, classifications and some classifications. So all cooperatives, जो मैंने अभी आपको बताया कि all cooperatives are governed under this act. The provisions of the said act regulates the management aspect of the cooperative societies and protects the interests of its members. Definitely this act has been made for protecting the interests of the members. So एंटायर मैनेजमेंट जो आपका है वो इसी के अंदर आने वाला है. इट इज गोइंग टू कम अंडर द MCS एक्ट. द एंटायर मैनेजमेंट जो भी आप कर रहे हो, जो भी रूल्स लॉज आप फॉलो कर रहे हो, दे आर ऑल गवर्न अंडर दिस एक्ट. सो इट सेज दैट द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स amongst all cooperative societies governed by the provisions. When I say all, you are getting me. I am talking about all those cooperative sugar ये वो सब मिलके. So it says that among all the cooperative societies governed by the provisions of the said act, the cooperative housing societies are largest in number, being around 50% of the total societies in the state of Maharashtra. So जितनी cooperatives को आप गिनोगे उसमें 50% virtually are cooperative societies. So that's why I said कि ये लागू होता है एक्ट. 50% तो हमारा ही उसमें योगदान है एज अ cooperative housing society. लेकिन हमको चलना पड़ता है विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बिकॉज इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोऑपरेटिव्स. एट प्रेजेंट इवन दो द अफेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर डिस्टिंक्ट एंड पिक्युलर, दे आर रेगुलेटेड इन द सेम मैनर एज पर द जनरल प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट. सो यू विल एग्री विथ मी दैट यू नो द अफेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर डेफिनेटली वेरी वेरी पिक्युलर, वेरी वेरी डिस्टिंक्ट. मतलब हमारे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. When a member buys a flat in the society, तो you will agree with me that वो फ्लैट 2000, 5000, 10,000 में नहीं आता है. लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद ये फ्लैट या शॉप या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आप खरीद लेते हो. Now previously as per the Cooperatives Act, to become a member मतलब to start participating in the elections, they had a period of 2 years. You have to wait for a period of 2 years, which was incorrect. Now why this was made is very simple, because in the other cooperatives whenever there are elections coming around, they used to get in members 100, 200, 500 रुपए जो भी है उनका फीस भर के मेंबरशिप देते थे उनको. And the moment they become members, they used to participate in the elections.
एंड वंस द इलेक्शंस आर गॉन, ये मेंबर कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं, कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया, नोबडी नोज अबाउट दैम. सो देयर वाज अ फाइट पुट अप, और रादर वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट दैट दोज कोऑपरेटिव्स में जो मेंबर बनते हैं और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर बनते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए देकर फ्लैट खरीदते हैं. ऑफकोर्स उनका मेन एम रहता है रहने के लिए या काम धंधे के लिए, लेकिन वंस दे बिकम मेंबर, आई मीन दे शुड बी गिवन द प्रिविलेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस एज सुन एज दे हैव बीन गिवन द मेंबरशिप. तो काफ़ी जिद्दोजहद के बाद देन दैट पर्टिकुलर section was scrapped for cooperative housing societies. So what I'm trying to tell you is that the affairs of the cooperative societies are distinct and peculiar. मतलब वहाँ पे कोई फ्लैट इसके लिए नहीं खरीदता है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा या वोटिंग का राइट मिलेगा. फ्लैट तो आदमी खरीदता है रहने के लिए प्रॉपर, और फिर जिस सोसाइटी में वो रहने वाला है उस सोसाइटी के अफेयर्स में उसको पार्टिसिपेट करने का पूर्णतः अधिकार होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली सिंस दे आर रेगुलेटेड इन द सेम मैनर एज पर द जनरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, as we said that there are other cooperatives like the sugar factories, the district central cooperative banks, the cooperative spinning mills. So cooperative क्षेत्र में बहुत सारे cooperatives है, लेकिन हाउसिंग का परफॉर्मेंस या उसकी काम करने की तरह इज डिस्टिंक्ट एंड वेरी सेपरेट. तो इसलिए वी वर ऑलवेज आस्किंग कि हमारे लिए, इनफैक्ट आज भी हमारी डिमांड ये है कि देयर शुड बी अ सेपरेट, टोटल सेपरेट एक्ट फॉर दी हाउसिंग सेक्टर. वो आज भी हम उस पर कायम है, बिकॉज दिन ब दिन नॉट ओनली इज दिस सेक्टर इंक्रीजिंग, बट एज आई सेड देयर आर न्यू challenges which the cooperative sector is facing on a day-to-day basis. The uniform application of the provisions of the said act, despite of the uniqueness of the cooperative housing societies, was creating a problem and was inadequate to address all the affairs of the cooperative societies. So जिसकी वजह से, ये पिक्युलर होने की वजह से, आप सबके साथ हमको जब डालते हो कोऑपरेटिव में, तो डेफिनेटली वी वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इट वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ये कोऑपरेटिव लॉज वर इनएडिक्वेट टू एड्रेस ऑल द अफेयर्स, बिकॉज सोसाइटी के प्रॉब्लम्स अनएंडिंग है. आप गिनती करते जाओगे, कल आपको और दो नए मिलेंगे, उसको भी आप समाविष्ट करोगे, उसके बाद और दो मिलेंगे. तो कोऑपरेटिव में देयर इज ए नेवर एंडिंग सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर फेसिंग. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज फील दैट द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर नॉट sufficient to cater to all the problems that the cooperative sector is facing. This led to a large number of disputes, litigation and hurdles in the smooth functioning of the societies. So जिसकी वजह से बहुत सारे litigation शुरू हो गए, बहुत सारे समस्या का प्रॉब्लम शुरू हो गया. एंड लिटिगेशन तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में लिटिगेशन इमीडिएटली तो सॉल्व होता नहीं है. तो ये जोर पकड़ता रहा इस चीज़ को कि यार आप कुछ तो करिए, कोऑपरेटिव्स को थोड़ा अलग डील कीजिए, उनको थोड़ा एक अलग मुकाम दीजिए. इन दिस व्यू ऑफ द सिनेरियो, एन अर्जेंट नीड वाज फेल्ट टू प्रोवाइड अ सेपरेट चैप्टर टू केटर टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड देयरफॉर अ सेपरेट चैप्टर प्रोवाइडिंग फॉर रेगुलेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज वाज इंसर्टेड इन द एक्ट. तो एक्ट में एक ब्रांड न्यू चैप्टर डाला गया. द प्रपोज्ड चैप्टर among other things has catered primarily to the issues of the cooperative housing societies. तो ये चैप्टर डालने का मकसद क्या था कि it will now deal to the primary issues of the cooperative societies. And when I start reading those sections, you will understand these are all primary issues that the society members are facing. So to cater to that, this chapter was include issues such as members and their rights, management of the societies, audit, inquiry and inspection, liquidation, election of the societies, recovery of claims, settlement of disputes, etc., etc., etc. So बहुत सारे issues को now because of this new chapter we have got some kind of an answer to give you, because with the boom in the formation of the cooperative societies since 1970, a separate act or a section in the MCS Act addressing cooperative societies specific requirements became necessary. Because जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 70 के दशक से
इनफैक्ट एंड 60s के दशक से देयर इज अ बूम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसकी वजह से जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ रही है इनकी समस्याएं भी बढ़ रही है और इनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। तो इन सबको इन ऑर्डर टू मीट their requirements, it became necessary that a chapter be added to this. So finally, section 154B was added in the MCS Act 1960-2019, wherein the MCS Amendment Act 2019 came into force on 9th of March 2019. This is the golden date. Okay, 9th of March 2019 it came into force. It was introduced on 20th of June 2019 in the Maharashtra Legislative Assembly as a LA bill number so and so, and in the Legislative Council as on 1st of July 2019. So you can understand ये 2 साल का ही है. The reason I'm taking this कि अभी भी ये इतना प्रचलित नहीं है. So that is why I have taken this up specifically today. The MCS Act was framed to regulate the financial cooperative societies such as sugar banks, credit, marketing and labor, etc. So although MCS Act was formed for this, but as I said, we required a separate chapter to deal with lot of issues. To begin with, the amendment regarding the election of the committee. As I said, the election rules which were formulated in the cooperative sector, they were applicable on all. मतलब sugar का हो, cooperative banks का हो, spinning mills का हो, any kind of cooperative को same rules लागू थे. But we were trying to explain to them कि हमारा सब कुछ ही अलग है. हमारे यहाँ सोसाइटीज 10 मेंबर से शुरू होती है, इतनी छोटी सोसाइटीज है, 6-7 मेंबर की भी सोसाइटी है. और आप सोचिए उस स्पिनिंग मिल या शुगर की उनके मेंबरशिप कितने बड़े पैमाने पे होते हैं, बड़े तादाद में होते हैं. सो नाउ दे हैव रियलाइज्ड एंड देन दे हैव गिवन एन अमेंडमेंट. सो द फर्स्ट अमेंडमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द कमिटी, वेयर सेक्शन 73C इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविजन stating cooperative housing societies having membership up to 250 shall conduct the election of the managing committee by themselves in the manner as may be prescribed. Now see the best part, that यहाँ पे they are saying by themselves and then they are saying in the manner as may be prescribed. So वो manner क्या है वो अब आ रहा है धीरे धीरे कि now how, but what they are trying to say is now instead of the SCEA looking after this, they have stated that 250 के नीचे अगर आपके है तो you can conduct the elections by yourself. A definition of a defaulter, हमेशा ये काफी लोग हमसे पूछते हैं सर वो defaulter मतलब कौन, who is a defaulter? So they have now given a proper definition of a defaulter under section 154B1 subsection 11, which says a defaulter is a person who fails to pay dues within 3 months from the date of service of bill or notice or due date of payment, whichever is later. So number 1, चलो यहां तक पता चला कि जो आदमी 3 महीना भुगतान नहीं करता है वो डिफॉल्टर है. बट उसको डिफॉल्टर कब से घोषित किया जाएगा उसके लिए देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस व्हिच आर प्रोवाइडेड हियर. इट सेज विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ बिल, मतलब बिल जिस डेट को दिया है वहां से 3 महीने का अवधि पकड़ा है, या आपने जो नोटिस दिया है उनको वहां से 3 महीना पकड़ते हैं, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब जो भी ड्यू डेट थी उनकी उस पेमेंट के बाद, मतलब उस दिन के बाद 3 महीना पकड़ना है आपको. अगेन विच एवर इज लेटर, मतलब यहां पे भी डिफॉल्टर को एक थोड़ा लिवरेज दिया या एडवांटेज दिया है उसको. बट वन थिंग इज वेरी श्योर, डिफॉल्टर का डेफिनेशन कहता है कि द वन हु फेल्स टू पे द ड्यूज विद इन 3 months ही इज अ डिफॉल्टर. देन एज पर सेक्शन 154B118A, प्लीज अंडरस्टैंड 154B के सारे सेक्शन मैंने कवर नहीं किए जानबूझकर. दोज विच आर इंपॉर्टेंट which you will be wanting to know, I have only covered those sections specifically with a specific intent, because I know that these are the questions which you need to understand, which you need to know, which you are going to use on a day-to-day basis if you are going to work in the cooperative sector. So definitely you would like to know who is an associate member. So now they have defined the associate member.
under section 154B1 subsection 18 subsection A, which clearly stipulates associate member means a husband, a wife, a father, a mother, brother, sister, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, nephew and niece. तो यहाँ पे उन्होंने एसोसिएट मेंबर की व्याख्या जो है वो सील कर दी है. दे हैव नाउ गिवन यू द प्रॉपर डेफिनेशन. एसोसिएट मेंबर ड्यूली एडमिटेड टू द सोसाइटी मेंबरशिप ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर. सो इसकी एक प्रक्रिया दी गई है कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है. उस एप्लीकेशन के साथ आपको अगर सेकंड है तो आपको एसोसिएट मेंबर को 100 रुपया देना पड़ता है. नाउ यहाँ पे ये जो सेक्शन 154B118A कहता है कौन बन सकता है. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो स्टेट्स दैट हुज नेम डज नॉट अपेयर ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. सो वंस यू बिकम द एसोसिएट मेंबर, not required that your name should be put on the share certificate. In the olden times, whenever somebody used to become the associate member, बाकायदा उनका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाता था. Now that provision has been done away. So today, if you are a relative, blood relation जो अभी दिखाया आपको, you can apply to the society with 100 rupees, and in the managing committee, your form will be accepted, and you will be made an associate member, and the society will intimate you. सोसाइटी आपको बता देगी कि हमने इस कमिटी मीटिंग में आपको एसोसिएट मेंबर बना दिया है. नेक्स्ट कमिटी मीटिंग से या नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग से आप अटेंड कर सकते हो, बट आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा जाएगा. सेक्शन 154B18B says talks about a joint member. So who is a joint member? A person who holds the share, right, title and interest in the flat jointly and has been admitted to the membership but whose name does not stand first. Who is the first member? First member is principal member. So second member को उन्होंने नाम क्या दिया है? Joint member. So from now whenever you are talking about two members, you will always refer to the first member as the principal member and the second member as the joint member. Now this is as per section 154B118B. 154B118C talks about the provisional member. Who is a provisional member? A provisional member is a person admitted to the membership temporarily after demise of the member on the basis of the nomination till admission of the legal heir or heirs. मतलब जब प्रिंसिपल मेंबर किसी कालवश हो जाता है, he dies, there is a demise, then whoever he has nominated, they will apply to the society under section 34, and as per this latest amendment they will be admitted to the society as a provisional member. This is a new provision which has come in, please understand, पहले ये नहीं था. So now temporarily उनको provisional member बनाया जाएगा जब तक either वो अपनी legal heirship सिद्ध नहीं करते हैं या जो लीगल हेयर्स है वो आकर अपनी लीगल हेयरशिप सिद्ध करके मेंबरशिप मांगते हैं. तब तक उनको टेम्पररली प्रोविजनल मेंबर करके माना जाएगा. ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ या ये क्यों हुआ है उसके पीछे एक थोड़ा सा इतिहास है. रीडेवलपमेंट में जब भी सोसाइटी जाती है एंड देयर इज अ डेथ इन द फैमिली, वहां पे आपस में डिसाइड करने को काफी टाइम लगता था लोगों को. व्हेन देयर इज अ बिग फैमिली कि हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट. तो द गवर्नमेंट थॉट कि सिंस देयर इज ऑलवेज ऑलरेडी अ नॉमिनेशन इन प्लेस, सो व्हाई नॉट मेक दिस प्रोविजन वेयर द पर्सन हु इज हैविंग द नॉमिनेशन applies to the society gives him a temporary membership referring it as provisional member. So provisional member बनने के बाद उसको मीटिंग अटेंड करने का अधिकार मिल जाता है. तो at least there is somebody who is representing that shop, that flat, that commercial premises as a provisional member. This is again for a temporary period. Then 154B2 talks about member of a family means. So member मतलब family की व्याख्या क्या है? That was which I showed you there was an associate member. Now here what are they talking about when you mean a family? Family का definition क्या है वो समझ लीजिए. Family means the wife, the husband, the father, the mother,
the dependent son or unmarried dependent daughter. Now why I am showing you this is very simple. Do not get confused in associate member का जो दिया है फैमिली और इसमें associate member में जो blood relation बताया उन्होंने, nephew भी है, niece भी है, son in law भी है, daughter in law भी है, please understand. But when it comes to a family, as per section 154B, they are defined it differently. They are stating that a family will consist either of a husband, a wife, a father, a mother, a dependent son or an unmarried dependent daughter, which means the moment the daughter is married, she is cut off from the family. If the son is not dependent on the parents, he is independent anywhere, then as per 154B2 they are not considering him as a family. So जहाँ जहाँ family को लेकर कोई law होगा आगे, वहाँ पे they will be looking into the family only on these terms. 154B4 talks about an associate, joint or provisional member. So B4 subsection 1 says, notwithstanding anything contained in section 22, the society may admit any person as an associate, joint or provisional member. कहने का तात्पर्य यह है कि इफ यू आर फुलफिलिंग दोज प्रोविजन जो दिया है, एसोसिएट मेंबर में अगर आपका बैठता है या जॉइंट में बैठता है, तो अंडर सेक्शन 22 द सोसाइटी में एडमिट एनी पर्सन, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ओके, टू बी एन जॉइंट और एसोसिएट और प्रोविजनल मेंबर एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विद दोस प्रोविजंस जो डेफिनेशन आपको मैंने अभी बताया है. 154B4 talks about the right to vote and contest the elections shall be subject to the provisions of the subsection 2, 3 and 4 of subsection 154B11. B11 आगे आने वाला है, उसमें हम आपको ये बताने वाले कि what are the rights to vote and contest in the elections, मेंबर के राइट्स क्या है उसके बारे में उस सेक्शन से आपको बताया जाएगा. 154B5 talks on limit on membership. A cooperative housing society shall not admit to its membership persons exceeding the number of flats or plots. जो मेंबरशिप होगी आपकी सोसाइटी के, that will always be limited to the number of plots or flat. अगर 20 फ्लैट है तो मेंबर्स 20 ही होनी चाहिए. 20 फ्लैट में 25 मेंबर नहीं हो सकते. That is what we are trying to tell you here. As the case may be available for allotment in the corporate. So सोसाइटी में जो अलॉटमेंट्स हुए हैं फ्लैट के हिसाब से मेंबरशिप उतने लोगों की ही होने वाली. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पीपल ट्राई टू से कि फैमिली में 2 लोगों को मेंबरशिप मिलना चाहिए, एक फैमिली में से 2 मेंबर बनने की कोशिश करते हैं. तो जितने फ्लैट है उतने ही मेंबरशिप बनेंगी, उससे ज़्यादा मेंबरशिप नहीं बन सकती. प्लॉट ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिट टू इट्स मेंबरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्लॉट ओनर है तो वहाँ पे नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट इवन दे में एडमिट एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, आइदर अ कॉर्पोरेट सोसाइटी, अ कंपनी और एन एसोसिएशन. मतलब एसोसिएशन भी मेंबर बन सकता है, कंपनी भी मेंबर बन सकती है. इवन सोसाइटी में सोसाइटी आपने देखा होगा मुंबई में जैसे शेरे पंजाब है, सोसाइटी में सोसाइटी होती है, हिंदू फ्रेंड्स कॉलोनी है, सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारी सोसाइटीज होती है. सो दिस इज वी आर रेफरिंग टू दैट. ऑफ फ्लैट परचेसर्स का भी ऑर्गन होगा तो वो भी हो सकता है. इन द केस द प्लॉट ओनर हैज कंस्ट्रक्टेड एंड सोल्ड फ्लैट्स एज पर प्रिवेलिंग रूल्स इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल प्लॉट ओनर मेंबर. सो इट्स अ प्लॉट, मतलब जैसे मैंने कहा कि हिंदू कॉलोनी बहुत बड़ा कॉलोनी है, इसमें अलग अलग प्लॉट्स है, उसमें अलग अलग सोसाइटी बनती है, तो वो सोसाइटी भी हिंदू कॉलोनी की मेंबरशिप ले लेती है. सो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट सोसाइटी इन सोसाइटी. 154B61 टॉक्स अबाउट द कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो ये अभी उन्होंने कंपलसरी कर दिया है. ये किसके लिए है? इट्स फॉर इट्स मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज थ्रू state federal societies or state apex training institutes. So these are 2 different organizations which conducts these training programs for members and employees. मतलब आपके सोसाइटी में अगर आपने कोई मैनेजर रखा है फॉर एग्जांपल, तो यू कैन सेंड दिस मैनेजर फॉर ट्रेनिंग टू दीज इंस्टीट्यूट्स जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है. और इवन दी ऑफिस बेयरर्स दे आर सपोज टू गो एंड obtain training on cooperative education. So cooperative sector का जो education है उसके ऊपर आपको ट्रेन होना ज़रूरी है. 154B6 subsection 1 talks about that. B6(2) talks about every member elected or co-opted
to undergo cooperative education and training. So यहाँ पे it clearly indicates that अगर आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो, फिर वो इलेक्शन के थ्रू आए हो या कोऑप्शन के थ्रू आए हो, ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, जरूरी है आपके लिए. सिमिलरली 154B63A टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग. सो ये जो ट्रेनिंग के लिए आप भेजोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. देयर इज अ चार्ज फॉर दैट ट्रेनिंग, एंड टू पे दिस चार्ज the cooperative societies are supposed to contribute annually. So that is why you now have an additional fund for cooperative education and training. उसके लिए एक proper fund बनाया गया है where 10 rupees per member you have to contribute to that fund. Now 154B64 says that if the society fails to pay contribution, the same is recoverable as areas of land revenue, the registrar to grant recovery certificate. जैसे आपका सोसाइटी का मेंटेनेंस अगर मेंबर नहीं भरता है तो उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 154B29 आप रिकवरी के लिए प्रोसीड करते हो. उसी प्रकार ये कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो फंड है, उस फंड में अगर सोसाइटी फेल्स टू कंट्रीब्यूट, देन रजिस्ट्रार के पास पावर्स है वेयर ही कैन ग्रांट अ रिकवरी सर्टिफिकेट against the society for recovery of this amount. See, the bottom line is very simple. कोई भी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू किसी भी हाल में नहीं छोड़ती है. दिस इज द बॉटम लाइन. आप बाकी कुछ भी समझ लो, लेकिन जहां गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आते हैं तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यूज लिए बगैर आपको नहीं छोड़ती है. गुड एग्जाम्पल इज दिस, that if for any reason society fails to contribute, then the recovery will be initiated against the society. Then section 154B7 talks about transfer of shares and interest. ये section में क्या बताया गया है? Subject to the provision of this act, no transfer of shares or interest of a member or the occupancy right except for transfer of his or nominee shall be effective unless, मतलब जब हम ट्रांसफर के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो वो फ्लैट हमारे नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए. तो जो स्क्रूटनी आपकी कैरी आउट की जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स में, उसमें क्या देखा जाएगा? इफ द ड्यूज ऑफ द सोसाइटी आर नॉट पेड, द ट्रांसफर विल नॉट बी इफेक्टेड. बिकॉज ऑफ दिस, वेन एवर देर इज अ सेल परचेस बीइंग डन, the buyer always will ask the seller to provide him with a zero encumbrance certificate. आप जब भी कोई फ्लैट खरीदने जाते हो, कोई दुकान खरीदने जाते हो या कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यू आर गोइंग टू आस्क द सेलर टू प्रोवाइड यू विथ अ जीरो रिकवरी सर्टिफिकेट. के आपने जब परचेस किया तब सोसाइटी ने लिखत में देना चाहिए कि इस फ्लैट के या इस दुकान के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान बाकी नहीं है. वाई? बिकॉज इफ देर इज अ पेंडिंग रिकवरी, देर आर एनी ड्यूज दैट आर पेंडिंग फॉर रिकवरी, देन एज पर 154B7 द ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज. The transferee applies and acquires membership of a cooperative society in due course of time. मतलब once the sale is done, apart from giving the form number 20 into bracket 1 and form number 20 into bracket 2, the transferor is not the one. The transferee will apply and acquire the membership. So they are the ones who are going to apply. कहने का तात्पर्य ये जो खरीदता है, जो खरीददार है, वो सोसाइटी को अप्लाई करेगा, और जब वो अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली देयर शुड बी नो पेंडिंग ड्यूज. सो बिफोर यू आर गोइंग टू बाय और परचेस एनी प्रॉपर्टी इन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्लीज एंश्योर दैट यू ऑब्टेन द जीरो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट और देयर इज जीरो रिकवरी पेंडिंग ऑन दैट premises that you are going to buy. For the purpose of this section, occupancy shall not include right of tenant or a live-in license on live-in license basis. So when we are talking about transfer of the flat and interest,
just because somebody is occupying that flat, he cannot go and ask for the transfers. There are so many cases pending litigation where लोगों ने लेवल लाइसेंसी बन के घर में प्रवेश किया है, कुछ सालों तक भाड़ा दिया है और कुछ सालों के बाद भाड़ा देना बंद किया है और उस प्रेमाइसेस पे अपना क्लेम किया हुआ है. There are so many cases where the legal licensees are claiming ownership on that flat because of possession with them. So please understand, this section is not applicable for them. 154B81 talks about right to members to inspect the record books. Now this is a very important section जो पहले section 32 हुआ करता था in the MCS Act, where every member of the society is entitled to inspect at free of cost at society office during society hours or any time fixed by the society the copy of the act, rules and bylaws. तो इसका मतलब ये है कि हर सोसाइटी में एक एक्ट की कॉपी, एक एक्ट एंड रूल्स की कॉपी और एक बायलॉज की कॉपी रखना अनिवार्य है. इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द मेंबर हैज गॉट द राइट टू आस्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ दैट. द लास्ट ऑडिटेड एनुअल बैलेंस शीट जो लास्ट हुई है वो मांग सकता है वो. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, द मिनट्स ऑफ द GBM and MC, and those portions of the books records in which his transactions are recorded. Now this very clearly states, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो एक्ट, रूल्स और बायलॉज तो मांग ही सकते हैं, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट किस में रहता है? बाकी डॉक्यूमेंट्स में रहता है. तो बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन से वो उन्होंने स्पेसिफाई किए. लास्ट ऑडिटेड एनुअल बैलेंस शीट होगा वो मांग सकते हो. उसके पहले वाला क्यों नहीं मांग सकते? फॉर द सिंपल रीजन कि एवरी ईयर द बैलेंस शीट, द ऑडिटेड बैलेंस शीट्स आर सर्कुलेटेड, दे आर फॉरवर्डेड टू ईच मेंबर. सो वो आपके पास कॉपी होती ही है. एट द सेम टाइम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वो भी आपको दिया जाता है. बट इफ यू वुड लाइक टू नो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, आज की जो कमिटी का गठन हुआ है उसका लिस्ट आपको जानना है, तो वो लिस्ट जानने का अधिकार आपके पास है. आपको मेंबर्स का अगर रजिस्टर देखना है कि मेंबर्स कितने कितने हैं हमारे, वो भी जानने का आपको अधिकार है. आपको अगर मिनट्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको देखने का अधिकार है. फिर वो मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स हो या जनरल बॉडी के मिनट्स हो, वो मिनट्स आपको दिखाने ही पड़ेंगे. और मिनट्स तो मिनट्स बुक में लिखे जाते हैं, तो मिनट्स बुक आपके सामने रखिए तो यू कैन गो थ्रू दैट. एंड पोर्शंस of the books and records in which your transactions आते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जाकर आपके बाकी नेबर्स का रिकॉर्ड या उनके ट्रांजैक्शंस को खोल के दिखाने के लिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो. आपके खुद के ट्रांजैक्शन जो हुए हैं या आपके खुद के जो रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल यू कैनॉट से आई वॉन्ट टू सी हिज नॉमिनेशन वेदर ही हैज डन, आई वॉन्ट टू सी वेदर ही हैज डन द रिलीज डेट. नो, यू कैनॉट आस्क फॉर दैट. आपके खुद के रिकॉर्ड्स है, आपके खुद के जो ट्रांजैक्शंस है वहां तक ही सीमित है. बट ये देखने का आपको पूर्णतः अधिकार है. ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार पीपल वुड लाइक टू हैव अ कॉपी ऑफ सर्टन रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल विद देम एंड दे डू नॉट नो कि सोसाइटी में है कि नहीं. तो दिस 154B81 क्लियरली टेल्स यू दैट यू हैव गॉट द राइट टू गो एंड इंस्पेक्ट दोज रिकॉर्ड्स. एंड 154B82 talks about the society shall furnish to member on request in writing on payment of fees any document mentioned in the foregoing subsection. मतलब जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स है, ऊपर के जो भी रिकॉर्ड्स है हमने बताया आपको, अगर कोई मेंबर कॉपीज चाहता है मैनेजिंग कमेटी मिनट्स के, जनरल बॉडी के मिनट्स के, लिस्ट ऑफ मेंबर का रिकॉर्ड चाहता है, बैलेंस शीट का चाहता है, लास्ट ऑडिटेड एनुअल बैलेंस शीट का रिकॉर्ड चाहता है, these documents he has the right to ask for it and he can get a copy of it against payment of the fees. उसका फीस का अगर आपको ब्यौरा देखना है तो बायलॉज में सेक्शन 171 में दे हैव गिवन दी जेरोक्स कॉपीज का फीस कितना पर पेज होता है. बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिपॉजिट द मनी विद द सोसाइटी.
सो इन द फॉलोइंग सबसेक्शन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, सो आपका पेमेंट के बाद विद इन 45 डेज ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना ये सोसाइटी का कर्तव्य है. देन 154B10 subsection 4 says that no member shall be eligible for being appointed, nominated, elected, co-opted, being member of committee if he is a defaulter. अगर किसी कारणवश आप भुगतान नहीं करते हो and you become a defaulter in the society, तो as a defaulter आपको नॉमिनेशन करने का अधिकार निकाल दिया जाएगा, इलेक्शन में आप खड़े नहीं रह सकते, कोऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, आप किसी भी कमिटी के सदस्य नहीं रह सकते हैं. सो अगर आप डिफॉल्टर हो तो यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी. सो वेर एवर यू फाइंड आउट कि आपके कमिटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजर या कोई भी कमिटी मेंबर डिफॉल्टर है और वो कमिटी में बैठा हुआ है, you have got the right to complain to the deputy registrar citing section 154B10 subsection 4 where it is clearly mentioned that defaulter cannot be entertained on this particular post. Then 10.5.1 says that it shall be the duty of the member to pay the dues within the time as decided in the GBM. So आपका जो भी मेंटेनेंस आपके ऊपर लगाया जाता है, आपको जो भी बिल रेज किया जाता है, आपका कर्तव्य है उसका भुगतान करना एज पर 154B10(5) सबसेक्शन 1. बाय 154B10(5) सबसेक्शन 2 says that the member shall vacate the flat when required for redevelopment. सो ये देखकर आपको जरूर मालूम पड़ गया होगा कि ये नया एडिशन है, बिकॉज रीडेवलपमेंट हाल ही में आया हुआ है एंड रीडेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लिटिगेशन चल रहे कोर्ट में. सबसे बड़ा लिटिगेशन का मसला यही होता था कि मेंबर्स रिफ्यूज टू वेकेट फॉर वॉट एवर रीजंस. सो द बायलॉज इज क्लियरली स्टेटिंग दैट मेंबर्स शैल वेकेट द फ्लैट व्हेन रिक्वायर्ड फॉर रीडेवलपमेंट. नाउ कमिंग टू 154B10(6) टॉक्स अबाउट एन एसोसिएट मेंबर. द एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन with prior written consent of the member. Now let us understand what are the rights of the associate member. Number one, the moment you become an associate member, you have all the rights to attend the meeting. So meeting attend करने का आपको right मिल गया. So जब आप meeting attend करने वाले हो तो जाहिर है आपके पास voting right भी आ गया. You are going to also vote in the meeting. B10 subsection 6 talks about that he also has got the right to contest the elections. So election भी आप contest कर सकते हो, कमिटी का हिस्सा भी बन सकते हो, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजर भी बन सकते हो, बट विद द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर. सो अगर आपको इलेक्शन में सहभाग करना है, ऑफिस बेरर बनना है, तो इट इज नेसेसरी दैट यू फिल फॉर्म नंबर 10A, which is nothing but it is a written consent given by the original member, the principal member, to his associate member. So without signing the form number 10A, the associate member cannot stand for election. B10(7) says that any action contemplated against the original member is applicable to the associate member. 154B11 talks about voting rights of the member, okay, where subsection 1 says that one member one vote. In event of equality of votes, किसी कारण में अगर वोट्स इक्वल हो गए, इन दैट सिचुएशन चेयरमैन हैज गॉट अ कास्टिंग वोट. तो चेयरमैन अपना वोट देकर जहां भी वो चाहे वहां झुका सकता है निर्णय को. द एसोसिएट मेंबर शैल हैव द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस विद प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. प्रोविजनल मेंबर आल्सो हैज नाउ वोटिंग राइट्स. इन केस ऑफ जॉइंट मेंबर, the one is who is first on the share certificate has the voting right. In case of association of society, the authorized member. तो वहां पे जब इलेक्शन किया जाता है तो उस इलेक्शन में भाग लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को ऑथराइज करना बहुत जरूरी है. तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वो व्यक्ति हो सकता है, he has to be the authorized director or person or any one of the partners as appointed by the firm
Now, as per section 154B11 subsection 2, the associate member shall have the right to vote with prior consent, which I have already explained to you. 11.6 says, in the case of a company or a firm or any other corporate bodies, as I have already said, the local authority or any legal body constituted under the law from time to time being in force, the authorized director or person or any one of the partners as appointed by the firm shall have the right to vote. Now, transfer on the demise of the member. Once the member is dead, उसका ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी को, तो उसके बारे में 154B13 स्पीक्स. इट सेज ऑन द डेथ ऑफ मेंबर हिज शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट शैल बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स और सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट और document of family arrangement executed by the heirs or to a person duly nominated in accordance with the rule. I'll explain this to you, very simple. अगर nomination है तो ट्रांसफर सेक्शन 34 के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया. अगर नहीं है तो सोसाइटी विल डिमांड आइदर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करो जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि यू आर द लीगल हेयर्स, जिसमें एक डॉक्यूमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट हो सकता है. अगर कोई फैमिली अरेंजमेंट आपका हुआ है विच इज प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लीगल हेयर्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी मांग सकती है. सो सिंपली शोइंग अ नॉमिनेशन, सिंपली शोइंग अ विल which is not probated will not help, or giving an NOC from the other siblings or the other family members will not help. The society under 154B13 for transfer of membership can ask for testamentary documents or succession certificate or legal heirship certificate or any kind of family arrangement document that is executed. The society shall not admit nominee as a provisional member till legal heirs with testamentary documents are admitted in place of the deceased member. So nominee या provisional member जो है उनको डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं देंगे जब तक वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं सिद्ध कर सकते. मतलब अगर कोई नॉमिनी है और उसको इन्होंने एडमिट कर लिया है तो वो ऑटोमेटिक लीगल हेयर नहीं बनता है. ही नीड्स टू प्रोवाइड टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स, ओनली देन ही विल बी अलाउड टू टेक द प्लेस ऑफ द डिमाइज मेंबर. ओके. If no nomination is in place, now I am coming to section 35. If no nomination is in place, then society shall admit a person as a provisional member as may appear to the committee to be the legal heir of the local representative of the deceased. मतलब now here जो nomination produce करते हो आप, it is section 34 only, not 35. जब nomination आप produce करते हो, आपका nomination proper है और आप section 34 के तहत documentations सोसाइटी को देते हो, ओके, देन सोसाइटी कैन टेक यू ऑन बोर्ड. बट इफ नो नॉमिनेशन इज इन प्लेस, देन सोसाइटी शैल एडमिट अ पर्सन एज अ प्रोविजनल मेंबर, ओके, ओनली इफ दे आर एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सेक्शन 35 में दिए है. वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको प्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद ही सोसाइटी उनको एंटरटेन करेंगे. Now funds and investments, the society shall create funds as may be prescribed. तो B15 में ये दिया है. Now why I am showing you this is now the latest fund which has been added is what? Education वाला जो फंड आया वो लेटेस्ट आया है. So ये अभी सोसाइटी क्रिएट करना शुरू कर दी. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड was not there initially, which is come now. So 154B15 में उन्होंने एक प्रोविजन करके देखा है कि सोसाइटी shall create funds as may be prescribed. So wherever the government prescribes, the society shall create those funds. Similarly, B16 में कहा है society shall levy charges as prescribed. तो जो भी charges are prescribed within the ambit of the act, rules and bylaws, सिर्फ वही charges society को allow है levy करने के लिए. जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि under any circumstances you cannot charge any kind of charges, levy any kind of charges on the members as per your whims and fancies. They need to be as per what has been prescribed within the ambit of the act, rules and bylaws. उसके बाहर आप नहीं जा सकते. B17A speaks about society shall invest or deposit its fund in district, central, cooperative
or state cooperative bank having A audit class in the last 3 consecutive years. If no such bank is available, then in a nationalized bank. कहने का तात्पर्य यह है कि सोसाइटी हैज़ टू सर्च फॉर समथिंग लाइक अ मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसी में आपको खाता खोलना अनिवार्य है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसको ए ऑडिट क्लास दिया गया है लास्ट 3 ईयर्स से। और अगर किसी कारणवश आपके सोसाइटी के इर्द गिर्द या क्लोज दायरे में अगर ये अवेलेबल नहीं है, देन यू आर अलाउड टू गो एंड ओपन एन अकाउंट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। But 99.9% all societies are opening their first account or keeping their deposits in the district central cooperative banks. Utilization of funds and investments. 154B18 talks about funds of the society shall be utilized for the purpose as may be specified in the bylaws. So please understand, for whatever purpose you have started contributing or collecting from the members, the funds are to be utilized in that purpose only, for that purpose only. It says that provided that the corpus fund may be utilized for the purpose as may be decided in the general body meeting of the society. इसमें सिर्फ जो corpus fund है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, इसका पूर्णतः अख्तियार जनरल बॉडी को दे दिया गया है. अदरवाइज all funds to be used as per what is specified in the bylaws. No interchangeability is going to be allowed. 154B19 talks about constitution of the committee. So 154B19 subsection 1 says that committee shall consist of such a number of members as decided by notification of the state government. कहने का तात्पर्य यह है, bylaws में bylaw number 114 clearly talks about for how much number, what is the kind of members you need to elect, that is 11, 13, 15, 17, 19, 10 to 100, 100 to 100. They have given those different groups based on the numbers of the society. The government has notified how many members can be elected on the managing committee. The committee shall stand constituted on the date of declaration of the result of election by the returning officer. The term of the committee is 5 years from the first meeting of the newly constituted committee. So जिस दिन से आपकी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वहां से लेकर 5 साल का कार्यकाल कमिटी को दिया जाता है. Any casual vacancy in the committee may be filled by co-option. So अगर किसी कारणवश कमिटी के मेंबर्स कम हो जाते हैं, रिजाइन होते हैं, तो उनकी सीट, उनकी जो वैकेंसी है, वो जो रिक्त जगह है, उसको भरने के लिए कोऑप्शन का मेथड सजेस्ट किया गया है. सो सोसाइटी हैज टू फिल अप एनी वैकेंसी इन द कमिटी बाय द कोऑप्शन मेथड. सो कोऑप्शन के थ्रू आप कमिटी में एडिशनल मेंबर्स को ले सकते हो जब जगह रिक्त हुई है तब, नॉट एडिशनल, मतलब 11 के आगे और 2 को कोऑप्ट नहीं कर सकते हो आप. 154B20 talks about the quorum of the committee. If the reserve seats remain unoccupied, they will not be counted for the strength of the managing committee for composition of the quorum for conducting the meeting. Then 154B23 talks about disqualification of committee and its members. No member will be eligible to be appointed, nominated, elected, co-opted for being a member of the committee if he is a defaulter. At the same time, मतलब यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन भी उसी आधार पे होगा. अगर वो डिफॉल्टर है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 154B23 कैरी आउट किया जाएगा. नंबर 2, इफ ही हैज कैरिड बिजनेस ऑफ सबलेटिंग हिज सोसाइटी, मतलब अगर वो एक रियल एस्टेट एजेंट है जो अपनी ही सोसाइटी में, अपनी ही सोसाइटी के मेंबर्स के फ्लैट का सबलेटिंग का बिजनेस कर रहा है, तो वो कमिटी में से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और ही हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 79, 88 और फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 85. 154B23 talks about a member who has incurred any disqualification under subsection 1 shall cease to be a member of the committee and his seat deemed to be vacant.
154B23 talks about a member of a committee ceases to be a member under clause 1, 3, 4 or 5 shall not be eligible to be re-elected, co-opted or re-nominated on the committee for 5 years from the date on which he ceases to be a member of the committee. So जो subsections बता है आपको 1, 3, 5 and 7, okay, under that अगर किसी का disqualification होता है, okay, then he will not be eligible to be re-elected or re-co-opted. मतलब उसके बाद 5 साल तक वो री-इलेक्ट भी नहीं हो सकता है, री-को-ऑप भी नहीं हो सकता है, री-नॉमिनेट भी नहीं हो सकता है. 154B23(4) talks about a member of a committee who ceases to be a member having disqualification under clause 1 shall be eligible to be re-elected, re-co-opted or re-nominated when disqualification ceases to exist. Now coming to one again subject known as no confidence motion. So no confidence motion का प्रोसेस क्या वो समझ लीजिए. You have to call for a special meeting of the committee, okay, which has to be presided by the deputy registrar's AO. तो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो इस स्पेशल बॉडी मीटिंग का स्पेशल कमिटी मीटिंग का he will be presiding on that meeting where a motion will be passed by majority of 2/3 of the members entitled to vote and who remain present in the meeting. So इस मीटिंग में वोटिंग होगा जहां 2/3 members have to vote in favor of the no confidence motion. And please understand, जिसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है उनके पास भी एक वोट रहता है. तो एक बार आपने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और वो उनको रिजेक्ट कर दिया, 6 months तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है. इट विल रिमेन आउट. अगर इनको आपको री इंसर्ट करना है तो 6 महीने के बाद ही हो सकता है. Obligations of the society and powers of the registrar. Now under 154B27(3), the application for certificate of sale or mortgage to cooperative societies shall be decided within 30 days and decisions to be intimated within 15 days. If the society fails to inform or rejects the application, the applicant may file an appeal with the registrar within a period of 3 months from the date of submission of the application or within 2 months from the date of rejection. The registrar to dispose the appeal within 60 days from the date of its receipt by conducting impartial hearing on the matter. Now see, the law is so beautiful that it clearly states that he has to dispose this appeal within 60 days. तो 60 दिन का टाइम दिया गया है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कि जहां जिस दिन भी आपने वो अपील वहां पे दायर की है, रजिस्टर की है, वहां से 60 डेज के अंदर he has to dispose the appeal by giving a fair impartial hearing to both the parties. The Housing Federation powers and duties. So there is a very beautiful Housing Federation in all the districts who have got powers and who have got duties also. 154B28(2) says that every society is required to affiliate to notified housing federation. मतलब जैसे आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो आपने देखा है कि आपके फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में देयर इज एन एजेंडा टू अफिलिएट दी हाउसिंग सोसाइटी टू दी डिस्ट्रिक्ट फेडरल हाउसिंग फेडरेशन विच एवर इज देयर. 154B28(3) says that the housing federation to create an education training fund. Now they are also supposed to create a training fund to which, as per 154B28(4), the cooperative housing society to contribute to that education fund. So ये जो फंड आप जमा कर रहे हो, ये फंड आपको हाउसिंग फेडरेशन में जमा करना है. और जैसे मैंने कहा कि अगर आप जमा नहीं करते हो तो हाउसिंग फेडरेशन आपके ऊपर रिकवरी का दावा ठोक सकते. 154B28(5) says housing federation to utilize the education and training fund for arranging seminars, training to the managers or special recovery officer and to members and officers of the cooperative societies. 154B28(6) subsection 1 says housing federation shall prepare, declare
and maintain a panel of managers and special recovery officers. So under 154B 2861, it is clearly stated that they will be holding a panel where सोसाइटी को अगर मैनेजर्स की जरूरत है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो. जब रिकवरी के लिए आप जाते हो तो दे आर गोइंग टू हैव अ पैनल ऑफ स्पेशल रिकवरी ऑफिसर्स who are going to assist and help you to carry out the recovery process against whatever pending dues that the society has to recover from its members. 154B 28(6) talks about the powers of the registrars. 6 subsection 2 talks about the registrar on suo motu or on application can remove a person from the housing federation panel if she हैज अ डाउटफुल इंटीग्रिटी. तो ये जो पैनल अभी हमने आपको बताया है, ये पैनल तो भले फेडरेशन बनाएगी, लेकिन अगर जो रजिस्ट्रार है उनको लगता है कि ये इन 5 कारणों की वजह से उनको निकालना चाहिए, तो वो कारण क्या हो सकते हैं? इफ ही और शी हैज अ डाउटफुल इंटीग्रिटी, तो भी उनको निकाल जा सकता है. He has been convicted, तो भी वो निकाल सकते हैं उनको. He has been declared mentally incapable, किसी कारणवश अगर मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है तो रजिस्टर के पास पावर्स है उनको उस पैनल में से निकालने का. He has misused his position, अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल किया है, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया है. अगर डेप्यूटी से इज कन्विंस्ड तो डेफिनेटली वो उनको निकाल सकते हैं. He has failed to discharge his duties, मतलब जो काम उनको दिया है वो अगर उन्होंने ठीक से नहीं किया है तो भी ये कारण हो सकता है जिसके लिए डेप्यूटी उनको निकाल सकता है. रजिस्टर विल नॉट रिमूव विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. 154B 28(6)(3 talks about qualification for auditors, managers and special recovery officers shall be decided by the registrar. तो अब उनके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए इस पैनल पे आने के लिए, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड डेप्यूटी रजिस्ट्रार करेगा. तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार आप समझ के चलिए ये एक बहुत पावरफुल पोस्ट है और इस पोस्ट में बैठा हुआ आदमी क्या क्या कर सकता है आपको इसका अंदाजा जरूर आया होगा इससे. 154B 864 टॉक्स हाउसिंग फेडरेशन टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार for delegation of necessary powers as special recovery officer for recovery of dues. तो रिकवरी ड्यूज के लिए जो भी बंदा नियुक्त किया जाएगा, हाउसिंग फेडरेशन रजिस्टर को अप्लाई करेंगे कि भाई इसको पावर्स दे दी जाए कि ये रिकवरी की प्रक्रिया पूर्ण कर सके. 154B 28(7)(1) talks about every society may appoint a special recovery officer from such panel for execution of recovery certificate or recovery orders or decrees. सो जितने आपके केसेस होंगे सोसाइटी के, हर केस के लिए अलग रिकवरी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है. सोसाइटी में कई बार लोगों को ऐसा लगता है सर हमारा 5-6 केसेस है, आप बल्क में लीजिए. प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी केस के लिए अलग रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है. सेम ऑफिसर भी हर केस ले सकता है लेकिन नॉट नेसेसरी. फॉर डिफरेंट केसेस अ डिफरेंट रिकवरी ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड. देन द अपॉइंटमेंट मैनेजर फॉर सच पैनल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर सोसाइटी को मैनेजर चाहिए तो वो भी इस पैनल पे अवेलेबल होता है. 154B 28(8) talks about remunerations of special recovery officers shall be decided by the registrar from time to time. तो ये जो ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा इसको सैलरी या इसको भत्ता क्या देना है, ये डिसीजन कौन लेने वाला है? ये डिसीजन रजिस्ट्रार लेगा. डेप्यूटी रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि इसको कितना पैसा देना चाहिए फॉर कंडक्टिंग दिस रिकवरी प्रोसेस. रिकवरी ऑफ ड्यूज इज नाउ अंडर सेक्शन 154B 29 which I have already told you. B29 1 says on application made by the cooperative society for recovery of dues from a member furnishing statement of account and any other document as may be prescribed, the registrar may after taking inquiries grant a certificate फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट स्टेटेड देयरिन. मतलब इसमें पूरा उन्होंने रिकवरी प्रोसेस ही बता दिया है कि जब सोसाइटी रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए जाएगी अंडर 154B 29(1) वो एक एप्लीकेशन बनाएगी, स्टेटमेंट फर्निश करेगी अकाउंट्स का, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास है
कि पिछले हमने उनको नोटिस भेजे थे या पिछले लेटर्स भेजे थे या मिनट्स में जो भी उनके पास रिटन सामग्री है वो साथ में डालकर वो रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज, मतलब अपनी छानबीन करने के बाद दोनों पक्षों को इक्वल हियरिंग देने के बाद ही विल ग्रांट अ सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार खुद रिकवरी नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। ही इज ओनली गोइंग टू ग्रांट द सर्टिफिकेट एज टू कितना बकाया निकलता है रिकवरी के तहत मेंबर से सोसाइटी को। वो सर्टिफिकेट विल टेल यू कि एग्जैक्ट रिकवरी अमाउंट क्या बनती है। ये अमाउंट कई बार वर्कआउट इसलिए की जाती है कि सोसाइटी गलती से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो वो देखना पड़ता है। कभी जो पेमेंट किया है वो गलती से इंक्लूड किया जाता है, वो देखना पड़ता है। कभी कभी कोई ऐसी अमाउंट है जो वाजिबी नहीं है, वो अगर इंक्लूड की है तो वो निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एनओसी चार्जेस इज 10% ऑफ द सर्विस चार्जेस। कहीं कहीं सोसाइटी मैंने देखा है वो 2-3-4 हजार पेनल्टी लगाती है एनओसी पे, विच इज नॉट परमिसेबल। सो ऐसे सारे चीजों का देखने के बाद, मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस, डेप्यूटी रजिस्ट्रार इनको निकाल जाता है और आपको एक फाइनल फिगर बताता है कि टेक्निकली, लीगली, लेजिटिमेटली ये आपका रिकवरी अमाउंट निकलता है। तो वो रिकवरी अमाउंट जो निकलता है उसका एक सर्टिफिकेट डेप्यूटी रजिस्ट्रार इश्यू करता है। 154B29 says that where the registrar is satisfied that the concerned cooperative society has failed to take action for recovery of dues, the registrar may on suo moto, may on his motion and after making inquiries grant a certificate। कई बार सोसाइटी नहीं जा रही है, तो अगर किसी मेंबर ने कंप्लेंट दर्ज की है रजिस्टर के पास और प्रॉपर फॉलोअप किया है एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि भाई सोसाइटी हैज फेल्ड टू टेक एक्शन, तो उनके पास ये पावर दी गई है, वो खुद अपने बलबूते पे नोटिस इश्यू करके उनको बुला के हियरिंग्स लेकर एक सर्टिफिकेट सोसाइटी को ग्रांट कर सकते हैं रिकवरी के लिए। 154B29(3) टॉक्स दैट द रिकवरी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार shall be recoverable as areas of land revenue, revision to be under section 154। तो ये जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, once this certificate is issued, ये रिकवरी किसी भी हाल में होनी है, because these recoverables are termed as recoverables under areas of land revenue। तो ये सर्टिफिकेट बन गया, मतलब पक्का उतना पैसा वहां से आना ही आना है किसी भी हाल, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से वो छूट नहीं सकता है अनलेस ही गोज फॉर अ रिवीजन, अगर उन्होंने अपील किया उस ऑर्डर के खिलाफ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द 154 सेक्शन वाज टॉकिंग अबाउट एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फाइंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज इश्यूज आर ऑल बर्निंग इश्यूज। वो रिकवरी हो, एसोसिएट मेंबर हो, प्रोविजनल मेंबर हो, all these are very very important and these are latest। मतलब today it is very clear associate member कौन बन सकता है, today it is very clear defaulter की व्याख्या क्या है। So that is why these sections are extremely important